नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर वक्फ को लेकर अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका और पेरू की 11 दिवसीय यात्रा पर होंगी। अपनी यात्रा के पहले चरण में वित्त मंत्री अमेरिका पहुंचेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकों में शामिल होंगी और अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगी। वहीं अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 26 से 30 अप्रैल तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेरू में रहेंगी। इस दौरान वो पेरू के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत आयोजित एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन के अंतिम दौर में पहुंचने वाले प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है। इन प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को अब 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स सम्मेलन के दौरान अपनी मूल प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। मेरी अपील है, कृपया शांत रहें। ममता ने आगे कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्त से निपटा जा रहा है, लेकिन साथ ही हमें आपसी अविश्वास से बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद स्थिति असामान्य नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकांत मजुमदार ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद के बेदवना में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। पीड़ितों के घर जाकर राज्यपाल ने हालात का जायजा लिया। हिंसा प्रभावितों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और अपनी सुरक्षा व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सांसद निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और पूर्व सेना अध्यक्ष एवं मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने धौला कुआं में सोल्जर थॉन सैनिकों के साथ दौड़ और सैनिकों के लिए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि एक अच्छी पहल है। ये लोगों के लिए खुद को फिट रखने की प्रेरणा है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है।
दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में खोज और बचाव अभियान है जारी। इसके लिए एनडीआरएफ ने मदद के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया है। मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्तफाबाद इलाके में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रहा इंडिगो का विमान पहले दिल्ली में नहीं उतर सका। विमान को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट जयपुर में लैंड हुई। इस घटना पर उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन अव्यवस्था को लेकर तीखी आलोचना की। अब्दुल्ला ने बताया कि वो सुबह 1 बजे विमान की सीढ़ियों पर ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे जयपुर से कब रवाना होंगे। श्रीनगर में एक क्लब के सुरक्षा बंकर पर पेड़ गिरने की घटना सामने आई है। इस घटना में सीआरपीएफ के एक जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। बोस्टन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित सागर के सानौधा गांव से भागे अंतरधार्मिक जोड़े को सागर पुलिस ने ग्वालियर में पकड़ लिया है और उन्हें पूछताछ के लिए वापस ले जाया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में ओवो फार्म अंडा प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया और प्लांट का दौरा भी किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बलांगीर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल्पना की गई आकांक्षा पूर्ण जिलों में से एक है। ये परियोजना राज्य के युवाओं के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के बलांगीर 2 केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन भी किया। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों के स्थायी परिसरों की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्यालयों से जिले में शिक्षा के स्तर में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ओडिशा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अहमदाबाद नगर निगम ने एक रोबोटिक उपकरण पेश किया है जो पानी के अंदर 200 मीटर की गहराई तक खोज अभियान चला सकता है। दुनिया भर में ईस्टर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद आज ही के दिन उनका पुनर्जन्म हुआ था। केरल के ओल्लूर स्थित सेंट एंटनी सिरो मालाबार फॉरेन चर्च में ईस्टर विजिल मास का आयोजन हुआ। ईस्टर ईसा मसीह के क्रूज पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद उनके पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है। तमिलनाडु के थूथुकुडी के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल में ईस्टर विजिल मास और विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रभु यीशु के भजन गाए। तिरुवनंतपुरम में ईस्टर के अवसर पर पलायम सेंट जोसेफ कैथेड्रल में मध्य रात्रि की प्रार्थना हुई। ईस्टर को लेकर ईसाई समुदाय में बेहद उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर की बधाई देते हुए कहा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। उपराष्ट्रपति ने ईस्टर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईस्टर ईसा मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं हमें एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को नई गति देगा।
विश्व लीवर दिवस के अवसर पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने यकृत को लेकर सजग होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा पीएम मोदी का लक्ष्य 2047 तक हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने शनिवार को 4 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी सुरक्षा बलों के खिलाफ अनेक हिंसक घटनाओं में शामिल थे। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के मुरखराज गुट्टा की पहाड़ियों में तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा रोजाना इस्तेमाल का छोड़ा हुआ सामान बरामद हुआ है। इनमें 6-6 करके सोलर प्लेट, जर्किन, वर्दी और सीलिंग पंखा शामिल हैं। इस अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान माओवादियों के सामान छिपाने की 12 जगहों को खोजकर नष्ट किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुडुचेरी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी नियुक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि विपक्ष आज फिर जातिवाद को हवा देकर समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है। आईएनएस चेन्नई और आईएनएस केसरी ने सफलतापूर्वक संचालन अभ्यास यानी मैनोवरिंग एक्सरसाइज और विजिट बोट सर्च एंड सीजर अभ्यास को पूरा किया। आईएनएस चेन्नई पर तैनात मार्कोस टीम ने तंजानियाई पीपल्स डिफेंस फोर्स और केन्या स्पेशल फोर्सेस के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लिया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली समेत देश के उत्तर पूर्व भाग में मौसम एक बार फिर बदल चुका है। बीती शाम पूरे एनसीआर में तेज हवाएं चली, वहीं जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक आईआईएम संबलपुर के 9वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया और विकसित भारत की यात्रा में छात्रों से योगदान देने की अपील की। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली है। इससे लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना बढ़ोतरी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजों की घोषणा की। उसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18% बढ़कर 12,630 करोड़ रुपए हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में एकल आधार पर 17,616 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही के मुकाबले 6.7% की वृद्धि हुई है। यस बैंक ने जनवरी से मार्च 2025 तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की जानकारी दी, जिसमें बैंक का शुद्ध सालाना लाभ
इस आधार पर 63.7% बढ़कर 738.12 करोड़ रुपए हो गया। देश में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों से जुड़ी सक्रिय कंपनियों की संख्या 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2025 में 1,62,800 से अधिक दर्ज की गई। देश भर में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 38.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है। ये मूल्य के लिहाज से 2015-16 के बाद एक दशक में दूसरी बार रिकॉर्ड परियोजनाओं की घोषणा है। केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग ने 11 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर पिछले 10 वर्षों में 5 गुना वृद्धि दर्ज करवाई है। साथ ही ये पूरा इकोसिस्टम 25 लाख नौकरियां पैदा करने में सक्षम रहा। भारत का फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में $30 बिलियन को पार कर गया, जिसमें अमेरिका देश के फार्मा निर्यात का 1/3 से अधिक हिस्सा रखने वाला प्रमुख बाजार बना हुआ है। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। भारत के आईटी सेक्टर में भर्तियों में 2025 की पहली 6 माही में 7 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा सेक्टर में पूरे साल में 4 से 4.5 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इन्फोसिस के बोर्ड ने सीईओ और एमडी सलील पारेख को 51 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का स्टॉक प्रोत्साहन या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना देने को मंजूरी दे दी है। भारतीय अनार की पहुंच अब बढ़ चुकी है। दूर दराज के बाजारों में अनार को पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत पहली बार अनार की एक वाणिज्यिक खेप समुद्र के रास्ते अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंची है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजरायल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब सामने आया है जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बजाय बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की मांग की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की है। शनिवार शाम 6 बजे से लागू हुआ ये युद्ध विराम आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। वहीं यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों कुर्स्क और बेलगोरोड में लड़ाई जारी है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईस्टर को लेकर पुतिन का बयान कुर्स्क और बेलगोरोड क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष कुछ बातों पर सहमत हुए हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में मोटर से चलने वाली लकड़ी की एक नौका में आग लगने के बाद डूब जाने से 148 लोगों की मृत्यु हो गई है। पूर्वी नेब्रास्का में एक छोटा विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि एक छोटा विमान क्रैश होकर एक नदी में गिर गया। कनाडा में नई सरकार के गठन के लिए आगामी 28 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही कनाडा के लोगों ने अग्रिम मतदान का नया रिकॉर्ड बनाया। कीव निवासियों ने ईस्टर मास का आयोजन किया और शहर के मध्यरात्रि कर्फ्यू का पालन करते हुए चर्च के अंदर ही रहे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने लखनऊ दौरे के दौरान उन्होंने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया।
इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। आईपीएल में कल खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए थे। जवाब में गुजरात ने 19 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स पर जीत के साथ ही गुजरात ने आईपीएल में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले टीम ने कभी भी 200 प्लस रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया था। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया। वैभव ने 14 वर्ष 23 दिन की उम्र में डेब्यू किया है। इस मामले में उन्होंने प्रयास रे बर्मन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 16 वर्ष 157 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। भारत ने ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीमों ने 2025 विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सैंटोस फॉरवर्ड नेमार को पैर की मांसपेशियों में नई चोट का पता चला है। क्लब ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ये नेमार की पूरी तरह से फिट होने के लंबे समय बाद चोटिल हुए हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो की प्रशंसा की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। एक्शन थ्रिलर ज्वेल थिफ 25 अप्रैल को OTT पर स्ट्रीम होगी। पैन इंडिया फिल्म 45 15 अगस्त को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में रिलीज होगी। निर्देशक त्रिनिधा राव नक्कीना की क्राइम कॉमेडी फिल्म चौर्यपाटम 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 1 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की शूटिंग हुई पूरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर अपकमिंग फिल्म कोस्टाओ 1 मई को OTT पर स्ट्रीम होगी। बहुप्रतीक्षित पारिवारिक मनोरंजक फिल्म टोमची का पोस्टर हुआ जारी। फिल्म 23 मई को रिलीज होगी। नानी की फिल्म हिट द थर्ड केस का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। संजय दत्त की नई फिल्म द भूतनी अब 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फैंस को भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अभिनेता सोरी की अपकमिंग फिल्म मामन 16 मई को दुनिया भर में रिलीज होगी। फिल्म में जयप्रकाश, राजकिरण और ऐश्वर्या लक्ष्मी अहम भूमिकाओं में हैं। निर्देशक धनुष की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर इडली कढ़ाई 1 अक्टूबर को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव की फिल्म मालिक 20 जून को होगी रिलीज। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। काजोल की फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल और बंगाली में रिलीज होगी। आमिर खान के सितारे जमीन पर 20 जून को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।